तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एजुकेशन एक्सीलेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम मानव रोग ह्यूमन डिजीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल एंड जेनेटिक डिजीज को डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक बहुत ही प्रचलित रोग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैंसर। विज्ञान की जिस शाखा के अंदर कैंसर की स्टडी की जाती है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की जिस शाखा में कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं और जिस जीन में परिवर्तन के कारण कैंसर होता है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। और कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कैर्सिनोजन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों को कैर्सिनोजन कहते हैं, जैसे तंबाकू है, रसायन, विभिन्न रसायन जैसे बेंजीन है, और सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, जैसे ओजोन में छिद्र होने के कारण अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट हमारे स्किन से टच होती है तो उससे स्किन का कैंसर होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज भी क्या है, कार्सिनोजन के अंदर आती है। रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो मुंबई में है। कैंसर के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसका नाम है बायोप्सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कैंसर की जांच के लिए, कैंसर के निदान के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो वो है बायोप्सी जांच, बायोप्सी टेस्ट। और कैंसर मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, अर्बुद कैंसर और मेलिग्नेंट कैंसर। अर्बुद कैंसर एक सामान्य कैंसर है जिसमें कैंसर कोशिकाओं के चारों ओर एक विशेष प्रकार का कैप्सूल का आवरण बन जाता है, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा अलग करने पर कैंसर फैलता नहीं है। कैंसर है क्या, कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि ही कैंसर है। एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स इज नोन एज कैंसर। तो अर्बुद कैंसर के अंतर्गत जब शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन किया जाता है तो जहां कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होती है उनको शल्य चिकित्सा से अलग कर लेते हैं, तो बाद में वहां पर वापिस से कोशिकाओं की वृद्धि नहीं होती है। मतलब एक विशेष प्रकार का आवरण होता है, कैप्सूल होता है, जो एक बार शल्य चिकित्सा से अलग कर लो तो फैलता नहीं है। लेकिन मेलिग्नेंट कैंसर ये एक घातक कैंसर है, इसमें शल्य चिकित्सा से एक बार इलाज करवाने के बाद वापिस उस जगह कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि हो जाती है, मतलब बार बार वहां पर गिठान बनेगी, तो वो मेलिग्नेंट कैंसर है। भारत में मुख्यतया पुरुषों में ओरल कैंसर होता है यानी कि मुंह का कैंसर होता है, और महिलाओं में गर्भाशय यानी यूट्रस का कैंसर होता है। जबकि विश्व में देखा जाए स्थिति को तो पुरुषों के अंतर्गत प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर सर्वाधिक होता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाधिक होता है। ये वर्ल्ड लेवल पर है, जबकि इंडिया में अलग है। इंडिया में पुरुषों में सर्वाधिक कैंसर होता है ओरल कैंसर यानी कि मुंह का कैंसर। अपनी स्पीड थोड़ी तेज रहती है, मतलब स्पीड ज़्यादा रहती है, तो स्पीड कम करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो भारत में पुरुषों को सर्वाधिक कैंसर होता है ओरल कैंसर, और महिलाओं में होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय का कैंसर। जबकि वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर सर्वाधिक होता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर सर्वाधिक होता है। तो हमने कैंसर की शुरुआत की और सबसे पहले पढ़ा कि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत कैंसर का अध्ययन किया जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और जिस जीन में परिवर्तन के कारण कैंसर होता है उसे ऑन्कोजीन कहते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कैर्सिनोजन कहलाते हैं, जैसे तंबाकू है, विभिन्न प्रकार के रसायन जैसे बेंजीन और अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये कैर्सिनोजन कहलाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैर्सिनोजन। एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूं मैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्सिनोजन। तो ऑप्शन में ये तीनों ऑप्शन आ जाए। फर्स्ट ऑप्शन ये मान लो, सेकंड ये मान लो, और थर्ड ये मान लो। चौथा ऑप्शन कुछ भी बना के दे देगा तो हमें उसको टिक करना है, मतलब नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन में है पूछा है या नहीं है पूछा है, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, यानी कि रिसर्च सेंटर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारत में मुंबई में स्थित है। और कैंसर के लिए जो टेस्ट होता है उसे बायोप्सी जांच कहते हैं। दो प्रकार का कैंसर देखा जाता है मुख्य रूप से, अर्बुद कैंसर, मैलिग्नेंट कैंसर। ये सामान्य कैंसर है जिसे ऑपरेशन के द्वारा सही किया जा सकता है, लेकिन ये घातक कैंसर है जिसे ऑपरेशन के द्वारा सही नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं हम। हाँ, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए, तो पहला है सर्जरी, दैट मीन्स ऑपरेशन, ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा। इसके उपचार के लिए सबसे पहला जो काम है वो, मतलब जैसे अर्बुद कैंसर होता है, सामान्य कैंसर होता है, तो शल्य चिकित्सा से वो उसका इलाज किया जा सकता है उसका। और जिसके बाद सेकंड नंबर पे देखें हम इसके उपचार में, तो कीमोथेरेपी होती है, जैसे विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जैसे केमिकल्स। कीमो मतलब यहाँ नाम से थोड़ा ध्यान रखना। कीमोथेरेपी, इसमें विनब्लास्टिन, ये विन ध्यान रखना, जहाँ भी विन आ जाए वहाँ कैंसर लगाना है, क्योंकि विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन इन रसायनों का उपयोग, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन जैसे रसायनों का उपयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है, तो उसमें हम कैंसर लगाएंगे। फिर आते हैं ये रेडियोथेरेपी, इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली गामा किरणें, बहुत खतरनाक किरणें होती है, इनके द्वारा कैंसर का उपचार किया जा सकता है। कुछ आइसोटोप्स देखते हैं, धातुओं के आइसोटोप्स जिनसे कैंसर का उपचार किया जा सकता है। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सामान्य सोडियम 24 का यूज कौन से कैंसर के उपचार के लिए होता है, तो ये ब्लड कैंसर के उपचार के लिए। ब्लड कैंसर ये नॉर्मल है, जनरल। नॉर्मल कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60, इसको CO60 भी शॉर्ट में लिख सकते हैं हम। कोबाल्ट 60 का यूज सामान्य कैंसर के उपचार के लिए होता है, जबकि सोडियम 24 ये आइसोटोप्स है, यानी कि समस्थानिक धातुओं के समस्थानिकों का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है। उनके कुछ विशेष है, उनका नाम ध्यान रखेंगे, और कौन सा आइसोटोप है वो ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। फॉस्फोरस 32 का यूज अस्थि कैंसर, दैट मीन्स बोन कैंसर। फॉस्फोरस 32 का यूज बोन कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है। और मर्करी 203, इसका यूज ब्रेन कैंसर, इसका यूज ब्रेन कैंसर के उपचार के लिए किया जाएगा। और आयोडीन 131 का यूज थायराइड ग्लैंड के उपचार के लिए किया जा सकता है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले सर्जरी की जाती है, अगर अर्बुद कैंसर हो तो वो सर्जरी से सही हो जाता है। जिसके बाद हम कीमोथेरेपी को यूज करते हैं, जिसमें दो प्रकार के मुख्य रूप से जो केमिकल है उनका यूज किया जाता है, जिनका नाम है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। जहाँ भी विन आ जाए वहाँ कैंसर लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार अभी मैंने बताया था कि निम्न में से किस रसायन का उपयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जा सकता है, तो उसमें विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन आएगा। जैसे ऑप्शन ए में है विनब्लास्टिन, ऑप्शन बी में है विनक्रिस्टिन, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, और डी में कोई नहीं। तो हमें लगाना ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन दोनों का उपचार कैंसर के, दोनों का यूज कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है। फिर
रेडियोथेरेपी में क्या किया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली गामा किरणें, गामा किरणों का यहाँ पर यूज किया जाएगा। और कुछ आइसोटोप्स हैं, जिन धातुओं के आइसोटोप्स का यूज कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है, जैसे कोबाल्ट 60 सामान्य कैंसर, सोडियम 24 रक्त कैंसर ब्लड कैंसर, और फॉस्फोरस 32 अस्थि दैट मीन्स बोन कैंसर, और मर्करी 203 का यूज मस्तिष्क कैंसर दैट मीन्स ब्रेन कैंसर के उपचार के लिए, और आयोडीन 131 का यूज थायराइड ग्लैंड के ट्रीटमेंट के लिए किया जा सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की जांचें। जैसे अभी हमने पढ़ी कैंसर के उपचार के लिए किस जांच का उपयोग किया जा सकता है, तो कैंसर के लिए बायोप्सी टेस्ट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट करना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विभिन्न रोग और उनके निदान के लिए, मतलब डायग्नोस करने के लिए, टू डायग्नोस टेस्ट टू diagnose the disease, टेस्ट का यूज किस लिए किया जा सकता है, किस लिए किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए, दैट मीन्स परीक्षण का उपयोग, परीक्षण निदान के लिए, मतलब पता तो चले है कौन सा रोग, निदान मतलब पता करना। तो कैंसर के लिए, कैंसर का पता करने के लिए कौन सी जांच की जाएगी, बायोप्सी जांच, दैट मीन्स बायोप्सी टेस्ट। एड्स के लिए 3 जांचें की जाती है, जिसमें एलिजा, पीसीआर और डब्ल्यूबीटी दैट मीन्स वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो हम एलिजा की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो, क्योंकि ये एक बार आ भी चुकी है। यहां देख लेते हैं, ELISA, एलिजा। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। एलिजा की फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछी गई है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। तो एड्स के परीक्षण के, एड्स के निदान के लिए, यानी कि एड्स का टेस्ट है एलिजा परीक्षण। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एड्स के निदान के लिए कौन सा परीक्षण, दैट मीन्स कौन सा टेस्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है ELISA, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। फिर आता है PCR। तो PCR की फुल फॉर्म क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और यह है WBT वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये तीनों परीक्षण, तीनों जांचें एड्स की है, एलिजा, PCR और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। PCR से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसकी फुल फॉर्म है एलिजा की एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, WBT वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। इन तीनों का यूज एड्स में, एड्स के परीक्षण के लिए, दैट मीन्स एड्स के टेस्ट है ये तीनों। जब मैंने जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ाए थे, तो वहां मैंने टाइफाइड की जांच बताई थी, विडोल जांच। ये इंपॉर्टेंट करना इसको, विडोल जांच पूछी गई है। और टीबी के लिए मोन्टेक्स जांच की जाती है, ये भी ध्यान रखना। ये जांचें सारी इंपॉर्टेंट है, कौन सा टेस्ट किस रोग के डायग्नोस के लिए किया जाता है। तो मोन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टीबी के लिए, जिसका जीवाणु कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो मोन्टेक्स टेस्ट। और इसके उपचार के लिए डॉट्स अपनाया जाता है, डायरेक्ट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन
डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डॉट्स डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ये सरकारी अस्पतालों में विश्व बैंक की सहायता से निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है, जिसका महत्वपूर्ण वाक्य है, आदर्श वाक्य मान लो, डॉट्स अपनाए और टीबी से मुक्ति पाए। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। टीबी के लिए कौन सा टेस्ट? मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स की जांच की जाती है टीबी के लिए। फिर हम डेंगू का टेस्ट देखते हैं, इसका है रैपिड कार्ट टेस्ट। डेंगू के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो रैपिड कार्ट टेस्ट। फिर मलेरिया के लिए एमपी टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट, एमपी टेस्ट किसके लिए? मलेरिया के लिए। और फिर एक आता है कोड के लिए लेप्रोमिन। कोड को क्या कहते हैं? लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट याद रह जाएगा। थोड़ा सा शब्दों से याद रखना, कोड या कुष्ठ रोग या लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट। और इसके लिए क्या दिया जाता है? MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि MDT का यूज किस रोग में किया जाता है? तो वो लेप्रोसी या कोड या कुष्ठ रोग में MDT का यूज किया जाता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। तो हमने सभी जो इम्पोर्टेंट है उन सभी रोगों को लिखा और उनकी जांचें लिखी और उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। एक बार और शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। जैसे कैंसर के लिए बायोप्सी जांच, और एड्स के लिए एलिजा परीक्षण, PCR परीक्षण और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, WBT, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो ये एड्स के परीक्षण है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। और मैंने सारे रोगों को लिखा और उनकी परीक्षण को, उनकी जांचों को लिख दिया, ताकि कन्फ्यूजन का काम ही ना रहे। एक जगह सारे रोग और उनके परीक्षण, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में ज़रूर। फिर हमने टाइफाइड के लिए विडोल टेस्ट पढ़ा, और टीबी के लिए मॉन्टेक्स जांच पढ़ी, जिसमें और डॉट्स किससे संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है, डॉट्स किस रोग से संबंधित है? तो यह है टीबी से संबंधित, जिसमें फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। फिर डेंगू के लिए कौन सा टेस्ट? रैपिड कार्ट टेस्ट। और फिर मलेरिया के लिए एमपी टेस्ट, मलेरियल पैरासाइट टेस्ट। फिर कोड या लेप्रोसी के लिए लेप्रोमिन टेस्ट। इसमें तो शब्दों से याद रख लेना, लेप्रोसी, लेप्रोमिन टेस्ट। और MDT का संबंध किससे है? तो वो लेप्रोसी से है, मल्टी ड्रग थेरेपी। आगे देखते हैं, मानव रोग और इससे संबंधित महत्वपूर्ण दिवस। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उनको मैं सबको एक जगह लाकर आपको उपलब्ध करवा रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो और एक ही जगह सारा मैटर सहूलियत से मिल जाए। इसलिए मैंने सारे दिवस को एक जगह लाकर आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल एड्स डे 1 दिसंबर। फिर डेंगू निरोधक दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। फिर कृमि या हेलमंथीस कृमि निरोधक दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को, और कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। तो इन चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। कैंसर दिवस 4 फरवरी, उससे 4 दिन बाद 8 फरवरी को कृमि या हेलमंथीस रोधी दिवस, और फिर एड्स दिवस 1 दिसंबर को, और डेंगू निरोधक दिवस 10 अगस्त को। तो ये बातें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी पर बहुत मोटी मोटी बातें, जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु और
उस जीवाणु से होने वाले रोग और उस जीवाणु का नाम, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैंने पहले जीवाणु से होने वाले रोगों की बात की थी तो सिर्फ इनकी ट्रिक बताई थी और ट्रिक से बताया था कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। वहां से क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और नॉट ए बैक्टीरियल डिजीज, कौन सा जीवाणु से होने वाला रोग है और कौन सा नहीं है, तो वो क्वेश्चन वहां से हो जाएगा। अब निम्न में से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टिटनस के जीवाणु का नाम बताओ, तो जीवाणु का नाम ये रहेगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो सभी जीवाणु से होने वाले रोग और उनके जीवाणु का नाम मैं एक जगह लाया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो और सारी बातें चुटकियों में याद हो जाए। देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग और जीवाणु का नाम। जैसे जीवाणु से होने वाले रोगों में देखते हैं टिटनस, डिप्थीरिया, मोतीजरा या दैट मीन्स टाइफाइड, पर्टूसिस काली खांसी, कुष्ठ रोग लेप्रोसी, काली मौत, टीबी, निमोनिया और हैजा। इनकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को वापस से बता देता हूं ताकि याद आ जाए। ये ट्रिक इस प्रकार थी, टीटी, ये सारे रोग एक साथ याद नहीं रह सकते, इसलिए इनकी ट्रिक याद रखना जरूरी है। मैंने पहले ही ट्रिक इसलिए ही बता दी थी ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। टीटी डिक्की में पक्की, 3-4 बार इस ट्रिक को बोलना, जरूर बोलना, तभी ये याद होंगे और इसको याद करना बहुत जरूरी है। टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटें नहीं है। तो टीटी से बनता है टिटनस, डिक्की से बनता है डिप्थीरिया, में से बनता है मोतीजरा यानी टाइफाइड, पक्की से बनता है पर्टूसिस यानी काली खांसी, कुक्कर खांसी, कुत्ता खांसी या 100 दिवसीय कफ। इसके अन्य नाम है, अन्य नाम को भी ध्यान रखना है जो मैंने जब जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ाए थे वहां डिस्क्राइब किया था। कुछ से बनता है कुष्ठ रोग या लेप्रोसी या कोढ़ भी इसको बोल सकते हैं। काली से बनता है काली मौत, दैट मीन्स प्लेग। और टिकटे से बनता है टीबी, इसको बोल दो तपेदिक क्षय, इसके अन्य नाम है, इसको बोल सकते हैं राजशमा। टीबी, तपेदिक, क्षय, राजशमा टीबी के अन्य नाम है, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके जीवाणु का नाम है। तपेदिक, शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए इसको तपेदिक कहा जाता है। क्षय, शरीर का क्षय होने लग जाता है इसलिए इसका नाम, अन्य नाम क्षय है। अब आता है निमोनिया, नहीं से बनता है निमोनिया, छोटे बच्चों में होता है और इसको साइलेंस किलर भी बोला जाता है। साइलेंस किलर। और हेजा को कोलेरा भी इसका अन्य नाम है, हेजा या कोलेरा। तो जीवाणु से होने वाले रोग का नाम ये है अपनी ट्रिक। टीटी डिक्की में पक्की कुछ काली टिकटें नहीं है, इसको कम से कम 10 बार बोलना है और याद करना है जरूर, दिस इज नेसेसरी। टिटनस के जीवाणु का नाम, दैट मीन्स बैक्टीरिया नेम। जीवाणु का नाम है, ये मैंने हिंदी में लिख दिया, हिंदी और इंग्लिश में इनका नाम सेम होता है। तो टिटनस के जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इनको 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद रह जाएंगे, क्योंकि टिटनस और यहाँ टिटेनी दिख रहा है तो इस प्रकार याद रखने में सहूलियत हो जाएगी। तो टिटनस के जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, यहाँ से याद रखना टिटनस टिटेनी। अब डिप्थीरिया, इसका नाम है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, यहाँ से याद रखना डिप्थीरिया, इस प्रकार ये याद हो जाएगा।
अब आता है मोती जरा या टाइफाइड, तो साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड टाइफी, तो यहाँ से ये याद रह जाएगा। अब आता है पर्टुसिस या काली खांसी, तो इसके तो नाम में पर्टुसिस आ रहा है, बार्डटेला पर्टुसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है, पर्टुसिस के बैक्टीरिया है बार्डटेला पर्टुसिस। फिर आते हैं कुष्ठ कोड या लेप्रोसी, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यहाँ से याद रखना है इसको, लेप्रोसी लेप्री, लेप्रोसी लेप्री। फिर काली मौत या प्लेग, तो इसका होता है पास्चुरेला पेस्टिज या इसको यर्सेनिया, यर्सेनिया पिस्सू भी बोल सकते हैं, पास्चुरेला पेस्टिज या यर्सेनिया पिस्सू इसके बैक्टीरिया का नाम है। अब टीबी तपेदिक क्षय राजसमा, तो टीबी यहाँ नाम से पता चल रहा है, टीबी ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको ज़्यादा याद रखने में लोड लेना नहीं है क्योंकि इनके नाम से ये याद रह जाएंगे, जैसे टिटनस टिटेनी, डिप्थीरिया डिप्थीरी, ये टाइफाइड टाइफाइड से टाइफी, और पर्टुसिस का तो पूरा नाम ही आ रहा है यहाँ तो ये याद रह जाएगा, लेप्रोसी तो लेप्री। फिर ये बस ये जरूर याद रखना, प्लेग का पता नहीं चलेगा, नाम से पता नहीं चलेगा इसका, तो पास्चुरेला पेस्टिज प्लेग का, प्लेग को काली मौत भी कहते हैं, चूहों की अधिक संख्या में मौत होने से ये रोग फैलता है, तो इसका नाम याद रखना है बैक्टीरिया का पास्चुरेला पेस्टिज या यर्सेनिया, यर्सेनिया पिस्सू। अब टीबी का बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। निमोनिया, निमोनिया को क्या कहते हैं, साइलेंस किलर, इसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये निमोनिया से निमोनी याद रह जाएगा। अब हेजा या कोलेरा, इसका विब्रियो कोलेरी, तो ये कोलेरा से कोलेरी याद रह जाएगा, हेजा हेजा या कोलेरा, इसलिए इनके अन्य नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे हम सिर्फ हेजा ही नाम याद रख लेते हैं, कोलेरा याद नहीं रखते, तो यहाँ जीवाणु का नाम पता नहीं चलता, इसलिए हमने हेजा के साथ इसका अन्य नाम कोलेरा भी याद रखा, तो एक फ़ायदा हुआ कि इसके जीवाणु का नाम भी हमें अपने आप ऑटोमेटिकली याद हो गया। तो ये जीवाणु से होने वाले रोग है, ये इनकी ट्रिक है और वो जीवाणु के नाम हैं। तो जीवाणु से होने वाले रोग पूरे होते हैं, जिसमें हमने सारे पढ़े जीवाणु से होने वाले रोग और उनके जीवाणु का नाम। अब हम वायरस से होने वाले रोग और उनकी डिजीज पढ़ते हैं, उनके वायरस का नेम ध्यान रखते हैं। जैसे वायरस से होने वाले रोग हैं, इनकी मैंने एक ट्रिक बताई थी, अब मैं बार बार ट्रिक नहीं लिखूंगा, वो ट्रिक मैं ओरली बोल देता हूँ, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पर छापो। तो वो ट्रिक अगर किसी को याद नहीं है तो पिछले वाले वीडियो में जाकर उसको देखिएगा और वहाँ से इसको स्टडी कीजिएगा। तो पहला रोग पढ़ते हैं हम, ये डिजीज, वायरस से होने वाले रोग और वायरस का नाम। तो पहला रोग है एड्स। एड्स का वायरस कौन सा? HIV वायरस है। एड्स होता है जो एक प्रकार का रेट्रो वायरस है और RNA वायरस है और भारत में C टाइप का होता है। तो पहले मैं एड्स का फुल फॉर्म बता देता हूँ। एड्स एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome। एड्स का पूरा नाम याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब हम HIV की भी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये HIV की फुल फॉर्म है और ये एक रेट्रोवायरस है जो RNA टाइप का होता है और भारत में इन इंडिया C टाइप इन इंडिया, भारत में C टाइप का रेट्रो वायरस यानी कि RNA वायरस पाया जाता है जो एड्स के लिए उत्तरदायी है। अभी हमने देखा विश्व एड्स दिवस कब? 1 दिसंबर को, तो याद रखना। अब हम
स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू, जिन्हें दोनों को सम्मिलित रूप से इन्फ्लुएंजा बोलते हैं, तो इनके वायरस का नाम याद रखेंगे। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1। स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है H5N1। थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना, N तो सेम है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ H1N1। स्वाइन फ्लू में वायरस का नाम है H1N1 और बर्ड फ्लू में H5N1। ध्यान रखना, डिफरेंस याद रखना। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों इन्फ्लुएंजा के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे खसरा, और खसरा का कौन सा वायरस है, तो इसका नाम है रूबियोला वायरस। खसरा का वायरस का नाम क्या है, रूबियोला वायरस। रेबीज के वायरस का नाम क्या है, रेब्डो वायरस। थोड़ा सा नाम से भी पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा, रेबीज रेब्डो वायरस। इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज क्या है, हाइड्रोफोबिया, जलांतक, मतलब जल का आतंक, जल से डर। जब कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट लेता है तो उसकी लार में ये वायरस पाया जाता है, जिससे मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो उसको पानी से डर लगने लग जाता है, जिसे हाइड्रोफोबिया यानी कि जल आतंक कहते हैं। फिर हम देखते हैं पीलिया या हेपेटाइटिस का वायरस। हिपेटिना वायरस है, नाम से ही पता चल रहा है हिपेटाइटिस, तो हिपेटिना वायरस, थोड़ा ध्यान रखना। अब डेंगू का तो जो नाम डेंगू के रोग का है वही इसके वायरस का नाम है डेंगू वायरस, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं वैसे। तो वायरस से होने वाले रोग और इनके नाम, वायरस के नाम, तो इसको ध्यान रखना थोड़ा। एड्स का वायरस कौन सा है, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस या रेट्रो वायरस है, जो RNA टाइप का होता है। भारत में C टाइप का RNA रेट्रो वायरस है भारत में, जो कैंसर का कारक है। अब स्वाइन फ्लू का वायरस है H1N1, बर्ड फ्लू का वायरस है H5N1। खसरा का है रूबियोला वायरस। रेबीज का है रेब्डो वायरस। और रेबीज से क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोफोबिया किस रोग से होता है, तो वो होता है रेबीज से। और रेबीज क्यों होता है, कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से रेबीज होता है। अब हिपेटाइटिस रोग या पीलिया रोग हिपेटिना वायरस से होता है। डेंगू वायरस जो रोग का नाम है, लगभग वही वायरस का नाम है। आगे देखते हैं। हाँ, हर बार ये क्वेश्चन आता है, अधिकतर बार आता है, और बच्चा इसमें कंफ्यूज जरूर होता है, क्योंकि बड़ी माता को कहते हैं स्मॉल पॉक्स, जबकि स्मॉल का मतलब क्या होता है, छोटा, लेकिन बड़ी माता का अन्य नाम है स्मॉल पॉक्स। तो मैंने इन दोनों को अलग से लाके डिफरेंस करके और बताया है, ताकि कंफ्यूजन का कभी कोई काम ही ना रहे। तो छोटी माता को कहते हैं शीतला माता। इनके अन्य नाम जरूर ध्यान रखना है। छोटी माता को कहते हैं शीतला माता या चिकन पॉक्स, जिसके वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। ये यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि वेरी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी वेरी आता है, यहाँ भी वेरी आता है। तो छोटी माता में कौन सा आएगा, वेरिसेला जोस्टर। और बड़ी माता में आता वेरी ओला। ध्यान ऐसे रख लो, ओले क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, ऐसे ध्यान रखना है, याद रखने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओले कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, जिसलिए बड़ी माता वेरियोला वायरस, इसको स्मॉल पॉक्स कहते हैं, और अन्य नाम चेचक भी हैं। तो बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स, चेचक, और वेरिसेला जोस्टर को हर्पिज वायरस भी कहते हैं। अब चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो एडवर्ड जेनर ने 1796 में चेचक के टीके का आविष्कार किया, जो प्रथम खोजा गया टीका था। किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने। कौन सा टीका, चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने 1796 में। ध्यान रखना, एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कारक है। और प्रथम खोजा गया टीका, फर्स्ट वैक्सीन बड़ी माता, दैट मीन्स चेचक की थी, स्मॉल पॉक्स। ध्यान रखना, नाम बड़ी माता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। स्मॉल पॉक्स का नाम सुनकर इधर छोटी माता पे मत पहुंच जाना, ये ध्यान रखना। तो छोटी माता, बड़ी माता, छोटी माता का अन्य नाम है शीतला माता या चिकन पॉक्स।
इसको कहते हैं वेरिसेला जोस्टर यानी कि हर्पिज वायरस। सेला आ जाए तो छोटी माता। वेरिओला, ओले क्या होते हैं? ओले वैसे तो छोटे मोटे दोनों होते हैं, लेकिन हमें यहाँ याद रखना है ओले क्या होते हैं? बड़े। ओले क्या होते हैं? बड़े, इसलिए वेरिओला, ओला से बड़ी माता, बड़ी माता, ये याद रखने के लिए है, अपने को याद रह जाए बस, इतना बहुत है। और चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने 1796 में किया, जो प्रथम खोजा गया टीका था। आगे देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो इसलिए मैं इनको पहले ही लिख लेता हूँ ताकि स्क्रीन के सामने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। अब छोटे छोटे एक दो रोग हैं। इबोला रोग, ये भी वायरस से ही होते हैं, वायरस रोग, ये ट्रिक के अंदर नहीं आए थे इसलिए मैंने इनको अलग से एक्सप्लेन कर दिया। वायरस का नाम से ही पता चल रहा है, इबोला रोग इबोला वायरस से होता है। जीका रोग जीका वायरस से होता है। ये अफ्रीका में बहने वाली नदी के नाम पर इनके नाम रखे गए हैं। इनमें शरीर के इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है और इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अब ये है सार्स, ये होता है कोरोना वायरस से। इन भाई साहब को तो कौन नहीं जानता है, सबसे ज़्यादा परेशानी इन्होंने किया है। तो वैसे सार्स का पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर ये भी पूछा गया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये कोरोना वायरस से होता है। तो वायरस से रोग और ये वायरस का नाम। तो हमने मानव रोग के बारे में पूरा डिस्कस किया है, मानव रोग के बारे में पूरा डिस्कस किया है। अब हम इस पर 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे। जो आए हुए क्वेश्चन हैं, कुछ उनमें से आए हुए, कुछ मैंने इंटरनेट से निकाले, कुछ एनसीईआरटी किताब में से, कुछ आरबीएससी की बुक में से, और कुछ ऑथेंटिक सोर्स में से, ऑथेंटिक किताबों में से बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी स्टडी करेंगे। मानव रोग को हमने शुरुआती दौर में 2 भागों में पढ़ा है, जिसमें कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा। कम्युनिकेबल डिजीज़ में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, फंगस, इनसे होने वाले रोग पढ़े। और फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कमी या अधिकता से, पोषक पदार्थों की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन किया, जिन्हें हीनताजन्य रोग मतलब डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, जिसमें हम विटामिन, प्रोटीन की कमी या अधिकता से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा है। फिर हमने जेनेटिक डिजीज़ पढ़ी है, जो रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाते हैं, उनके बारे में पूरा अध्ययन किया। जिसके बाद आज हमने जीवाणु से होने वाले रोग और जीवाणु का नाम ये ध्यान रखा, विषाणु से होने वाले रोग, विषाणु का नाम ध्यान रखा। फिर हमने महत्वपूर्ण दिवस के बारे में पढ़ा, जो मानव रोग से संबंधित महत्वपूर्ण 3-4 दिवस आते हैं, इनके बारे में बहुत सारी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, 8 फरवरी को कृमि दिवस और 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। उसके बारे में अध्ययन किया। फिर हमने देखा जांच, मेन जांच है, जांचों में से क्वेश्चन आता है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कौन से रोग के परीक्षण के लिए, मतलब निदान के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सी जांच, कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा। कल हम इनके बारे में एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।